नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। थाना कोसी कला के बठेन ग्राम निवासी पदम सिंह के 6 साल के बच्चे को करीब 12 दिन पहले नाबालिग बच्चा द्वारा चलाई जा रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे 6 साल के बच्चे के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। घायल बच्चे के पिता ने थाना कोसी कला में एक एप्लीकेशन दी कि नवीपुर निवासी पूरन सिंह के बेटे ने मेरे बच्चे के टक्कर मारकर पैर तोड़ दिया। इसकी शिकायत पर थाना पुलिस ने नवीपुर निवासी पूरन सिंह को बुलाया और पूरन सिंह ने कहा जो भी इसके इलाज में खर्च आएगा मैं दूंगा, और दोनों का राजीनामा करा दिया गया। उसके बाद उस बच्चे को वृंदावन के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर कुछ पैसे देकर पूरन सिंह वहां से आ गया। अब पदम सिंह का कहना है कि वह पूरे पैसे नहीं दे रहा है और मना कर रहा है कि अब कुछ भी नहीं दूंगा और मुझे रोज धमकाया भी जा रहा है, जिससे मैं परेशान होकर कोसी कला थाने आया हूं और यहां पर मेरी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। जरा सुनिए इस घायल बच्चे के पिता की कहानी। रास्ते के अंदर जा रहा था जी, मोटरसाइकिल से वो तेज लड़का लाया, 14-15 साल की उम्र उसकी थी और तोड़ के चला गया। कहाँ की बात है ये नवीपुर पहले कट की बात है। तो लगभग कितने दिन हो गए घटने को? लगभग ये पिछले शुक्रवार की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में यही जनानी ने मेरी कहने की कोशिश करी कि बेटा वो तेने एक अच्छा नहीं किया, काम तोड़ दिया, रुक जाता। तो 4-5 चाट इसमें भी रख दिए उसके दूसरे भाई ने। उसको पुलिस लाई भी पकड़ के, लेकिन छोड़ दिया। मेरा पुलिस ने छोड़ दिया बिना कार्रवाई किए। हाँ। तो फिर आपने कहा प्रधान से बात हुई, प्रधान क्या कह रहा था? प्रधान ये कह रहा जी वो मतलब कि तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। हमने तो भैया उसकी कोशिश की, तुमने FIR ना करी, 15 दिन हमारे कहने से रुके, अब तुम सीधी FIR करो। तो अब थाने में आए तो क्या कह रहे हैं लोग? अभी तो मेरे से कोई बात नहीं है, मैं क्या बताऊँ। तो इलाज कहाँ का चल रहा है? ये कार्यवाही चल रहा है, वृंदावन ले जा रहा हूँ बच्चे अपने। अच्छा। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जब लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो तभी से सभी काम करने वाले मजदूर अपने अपने प्रदेश जाने लगे। उसी बीच 30 मार्च को शिकोहाबाद का रहने वाला युवक दिल्ली में HDFC बैंक में काम करता था। उसने एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और उस गाड़ी में बैठकर जब वह हरियाणा यूपी बॉर्डर पहुंचा तो चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को रोक लिया गया, जिससे शिकोहाबाद निवासी ने पहले ही अपना नंबर उस गाड़ी ड्राइवर को दे दिया था कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हम आपको याद करेंगे। जल्दी में वह व्यक्ति वहां से निकल गया और उसका बैग गाड़ी में रह गया। कल जब उस ड्राइवर का फ़ोन शिकोहाबाद व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने कहा आप अपना बैग ले जाओ। तो वह व्यक्ति आज शिकोहाबाद से आया। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद उस व्यक्ति ने उसे अपने पते पर बुलाया, जहां पर जाकर उसको एक जंगल में ले गया और उसने उस व्यक्ति को बैग दे दिया। जैसे ही वह व्यक्ति वहां से निकला तो उस ड्राइवर ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया और शिकोहाबाद निवासी वहां से उसे धक्का देकर भाग गया। वहीं आकर थाना कोतवाली में तहरीर भी दी और थाना पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया। जरा सुनिए इस मजबूर मजदूर की कहानी। मैं मतलब 30 मार्च को आया था जब उसके लड़के के साथ, तो उसने मेरा बैग मतलब गाड़ी पकड़ गई थी, पुलिस वाले ने पकड़ ली थी, तो बैग उसी में रखा रह गया था। तो उसने बोला मैं गाड़ी छुटा लाऊंगा तो मैं तेरे को बैग दे दूंगा। जब उसने फ़ोन गाड़ी ले आया, वो छुटा लाया बैग, उसने बोला फ़ोन करके मेरे को, तो काफ़ी बार फ़ोन किया मेरे पास कि बैग ले जा। तो आज मैं सुबह मॉर्निंग में आया उसके पास बैग लेने के लिए, तो उसने बोला ठीक है मैं आता हूँ अभी। 7 बजे फ़ोन किया, उसने कम से कम 2 घंटे बैठा रहा मुझे। 9-9:30 बजे करीब आया। उसने की तरफ बैग चल घर पे रखा, चल घर पे ले लियो। लेके गया घर पे, तो लेके नहीं गया, मतलब बेहड़ी तरफ ले गया बहुत दूर तक और मोबाइल छीन लिया और पैसे मांग रहा था, सिम पकड़ा के दे दिया। तो कहाँ का व्यक्ति था ये? कौन? कहाँ का रहने वाला था वो लड़का? कोसी का रहने वाला था, यहीं मतलब पलवर के बॉर्डर के पास एक गाँव है, उसमें गाँव में रहता था। अच्छा। हाँ। तो आप कहाँ से आए हो? सुखवाबाद से। सुखवाबाद से आए हो? जानते थे आप उसको? हाँ, मैं पहले एक बार मिला था बस। क्या काम करते हो आप? मैं HDFC बैंक में जॉब करता हूँ। और वो तो मुझे नहीं पता किस में जॉब करता है, पर वो ऐसे ही उधर से जब आ रहे थे लॉकडाउन हुआ था, तब रास्ते में मिल गया था। थाने में क्या आप थाने में आए तो क्या कह रहे हैं लोग? थाने में कह रहे हैं अभी चलते हैं, बोलते हैं एप्लीकेशन लिखने को बोला है। प्रदेश के साथ सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार 8 तारीख से खुलने वाले सभी मंदिरों के निर्देश मिलने के बावजूद भी ब्रजमंडल के काफी मंदिर बंद रहे, जिसमें बलदेव क्षेत्र का प्रसिद्ध ठाकुर दाऊजी महाराज का मंदिर भी बंद रहा। मंदिर खुलने की सूचना पर बाहर से आए श्रद्धालुओं को मंदिर के गेट पर ही दर्शन कर वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि मंदिर कमेटी के सेवायातों की बैठक के बाद ही मंदिर खुलने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 10 तारीख तक मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिसके पश्चात जो श्रद्धालु बाहर से आए थे अपने बच्चों का मुंडन करवाने में बिना दर्शन कर ही वापस लौट गए।
इस संबंध में वहां मौजूद समाज के कुछ लोग और श्रद्धालुओं से जब बात की तो उन्होंने बताया कि अभी मंदिर के पास पूरी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण मंदिर नहीं खोला गया। मंदिर तो जो नहीं खोलेगा, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है प्रशासन का, इसलिए मंदिर को नहीं खोल रहे हैं। अब प्रशासन व्यवस्था करता तो मंदिर खोले, भीड़ को रोकेंगे कैसे हम लोग? और बीमारी तो ये है, इलाजबाद बीमारी हो रही है, हर दूसरे एक दूसरे टच कर रही है, इसलिए मंदिर को खोलने का अभी कोई विचार नहीं है फिलहाल। कब तक का कुछ पता चला है? अभी हमारी 10 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद में फैसला होगा। फिलहाल श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ, बराबर आ रहे हैं। आप दर्शन करा रहे थे? हाँ, यहीं से ढोक लगवा रहे हैं, देरी को बुझवा रहे हैं, ढोक लगवा के सब जाएंगे। नहीं, आपने तो मास्क भी नहीं लगा रखा। नहीं, मास्क है, क्यों नहीं है? कहाँ लगा रखा? पूरा मास्क है, और जैसा अभी आए थे ये सबके लगा हुआ है, तो सबके लगे मास्क। तो मंडन कराने के लिए दर्शन करने भी आए होंगे, फिर क्या हुआ यहाँ? दर्शन नहीं हुए तो बिना दर्शन किए जा रहे हो बाहर से? तो मंदिर बंद रहा है ना? तो क्या आपको क्या पता चला था मंदिर खुली है? मंदिर हमको पता आपका सब खुल जाएगी, बट इसलिए आए थे। इसलिए आए थे, सब परिवार आए हैं? सब परिवार। वृंदावन प्रो पुअर योजना के तहत नगर में चल रहे 22 गलियों के सौंदर्यीकरण विकास कार्य को देखने के लिए हफ्ते में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री द्वारा वीआईपी मार्ग, बाके बिहारी मंदिर की गली, अष्टसखी मंदिर के समीप की गली, विद्यापीठ चौराहा आदि में हो रहे कार्यों का जायजा लिया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान लोगों द्वारा जो शिकायत व सुझाव दिए गए उनका पालन करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कार्य से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्य को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए भी आदेश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि देखिए, विकास का कार्य चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ काम और निकल रहे हैं। जो हमारे स्थानीय वृंदावन वासी हैं, कहीं कोई सीवर का पानी की किसी को दिक्कत है तो हम उसको भी साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक बार जब खुदाई का काम हो रहा है तो सभी काम एक साथ समग्र रूप से हो जाए। तो ये सब काम हो रहे हैं, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और आने वाले समय में वृंदावन और भव्य दिव्य आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्रियाँ आएँ और यहाँ के जो हमारे अपने वृंदावन वासी हैं, मथुरा वासी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो। तो वृंदावन, मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको सभी सुविधाएं मिलें, खास और विशेष तौर से वृंदावन वासियों को भी, मथुरा वासियों को सब सुविधाएं मिले, इसके लिए सब काम चल रहा है। कुछ व्यापारियों की ये भी है कि मतलब जैसे पानी की पाइपलाइन वगैरह अंडरग्राउंड हो जाता है, उनको सुविधा होगी। सब काम हो रहा है, जहाँ जहाँ से जो शिकायतदारी, आप मेरे साथ में ही थे, जिन जिन गलियों में से जिन जिन लोगों ने जो सुझाव दिए, शिकायतें दी, उस सब पर हम लोग एक मेन जो मतलब मंदिर नहीं खुले, 30 जून की मंदिर खोलने की बात आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब उसमें आज जैसे जन्मभूमि का मंदिर है और द्वारकाधीश मंदिर खुल रहे हैं, बाकी सब लोग स्थानीय लोगों के सहयोग से हम आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेन कोई आ रही है, पंडा समाज तीर्थ और तो व्यापारी बोले सबका सहयोग लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। एक संकट काल है, संकट काल में सबका सहयोग लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अध्यक्ष किरणपाल सिंह ने अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष का पदभार अमरजीत राणा के कंधों पर सौंपने के बाद किसानों की आवाज को बुलंद करने का बीड़ा सौंपा है। डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि डैनी ठाकुर संगठन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए ठाकुर भानु प्रताप सिंह के संकल्प को पूरा करने में पूर्ण सहयोग देंगे और किसानों की आवाज बनेंगे। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के द्वारा दिए गए दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और किसानों को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाऊंगा एवं किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ भी रहूंगा। मैं अमरजीत राणा को भारतीय किसान यूनियन का महानगर अध्यक्ष नियुक्त होने पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश महासचिव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। किसानों की लड़ाई को लेकर मैं तन मन धन से समर्पित हूं। किसानों के हक की लड़ाई मेरी लड़ाई होगी। मैं सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। भरतपुर शहर में लगातार बढ़े कोरोना पॉजिटिव के चलते जिला प्रशासन ने क्षेत्र में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया था, जिसके चलते आज करीब 5 दिन बाद जिला प्रशासन ने मार्केट खोलने की स्वीकृति दे दी। साथ ही जिला प्रशासन ने सभी व्यक्तियों से कहा कि सोशल डिस्टेंस के साथ ही प्रत्येक दुकानदार मास्क लगाकर सामान बेचेगा और दुकानों के आगे रस्सी लगाकर ग्राहक से दूरी बनाकर ही सामान देगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करेंगे। इसके साथ ही आज शहर के सभी बाजार खुल गए, जहां पर लोगों ने आज दिन भर खरीदारी की। वहीं बाजारों में नगर निगम की तरफ से 2 टीमें लगाई गई, जो बाजारों में दुकानदारों पर निगरानी किए हुए है। कहीं पर भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है या दुकानदार बिना मास्क के ही सामान बेच रहा है तो उसका चालान भी किया गया।
स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि मार्केट खुल गया है और हम जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखकर ही ग्राहकों का सामान दे रहे हैं। लोगों को हम समझा रहे हैं व्यापारियों को कि काफ़ी दिन से मार्केट में एकदम से उछाल आ गया था, जैसे ही वो कोरोना वायरस के मरीज एकदम पेशेंट बढ़ गए थे, तो नगर निगम के द्वारा समझाइश की जा रही है इनको क्या सोशल डिस्टेंस रखें, बैरिकेटिंग और वहाँ पे पाइप और वो बांस लगवा के दूर रखवाने की हिदायत दी जा रही है। सैनिटाइजर का प्रयोग बता रहे हैं, मास्क का करा रहे हैं और जो नहीं मान रहा है उनके कुछ चालान भी किए जाएंगे अभी। और आज थोड़ा समझाते हैं, कल से फिर और तरीके से व्यवस्थित तरीके पे इस अभियान को चलाया जाएगा। कितने लोगों की टीम साथ मार्केट में घूम रही है? मेरे साथ अभी 2 टीम है, एक टीम तो मेरे साथ है अभी, एक टीम उधर लक्ष्मण मंदिर की साइड भी चालू है। 7-8 जनों की लगभग कोई समझाइश का काम चालू है। आपका नाम? कुलदीप पोद्दार है, राजस्व निरीक्षक नगर निगम भरतपुर। 4 दिनों के बाद में जो हमारा बाजार खुला है, हम पहले भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे थे और आज हमारी दुकान में जो भी कस्टमर आ रहे हैं सबको पूरी तरह से सैनिटाइज कराकर मास्क का ध्यान में रखते हुए उनको दुकान में प्रवेश दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से अपनाकर उनको माल दिखाया जा रहा है। सर, कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिए हैं उसका पूरा पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है और जो भी कस्टमर आ रहा है उसको पूरी तरह से हम सैनिटाइज कर रहे हैं और विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। अगर ज़्यादा ग्राहक भी आते हैं तो उनसे नंबर वाइज हम बोल देते हैं। पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने सोमवार 8 जून से समस्त होटल एवं रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति प्रदान की है, जिसके तहत जिले में संचालित होटल, मॉल एवं रेस्टोरेंट खुलेंगे। पर्यटन मंत्री ने स्थानीय पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ऐसे कोविड-19 महामारी के समय में हमें विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को एवं आने वाले ग्राहकों की पूर्ण सुरक्षा रखनी होगी। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी चिकित्सकीय गाइडलाइन की 100% पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी अतिथियों एवं स्टाफ की होटल या रेस्टोरेंट में प्रवेश से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग जांच अनिवार्य होगी तथा होटल व रेस्टोरेंट के एरिया में समस्त लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। टूरिज्म को वापस लाना है पर्यटन को, क्योंकि सैकड़ों और हजारों लोगों की जो रोजगार है वो मिट गया है और होटल मालिक, चाहे वो 5 सितारा होटल का मालिक हो चाहे छोटे होटल का मालिक हो, उनको अब 2-2.25 महीने हो जाएंगे लॉकडाउन के, भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और सरकारी डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत नुकसान हुआ है। धीरे धीरे हमको इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और पर्यटन को वापस लाना है पटरी पर, और पटरी पर लाने के लिए जब तक हम इन गाइडलाइंस को अपन फॉलो नहीं करेंगे, जब तक संभव नहीं है, तो आर्थिक जो दिक्कत है उसको जो आ रही है पर्यटन की वजह से, और फुटफॉल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम डोमेस्टिक टूरिज्म भी चालू कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक टूरिज्म को एनकरेज किया जा रहा है। समय समय पर मैं इंटरव्यू देता रहा हूँ। कल भी मैंने नया मुहिम छेड़ी थी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलानियों को राजस्थान में टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट कर सकें और जैसे गाइड हैं, जो गरीब कलाकार हैं, गरीब होटल मालिक हैं और बड़े होटल मालिक, उन सबकी मदद हो सके, इसीलिए इनिशिएटिव लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा। और ये गाइडलाइंस मैंने आपको इसलिए दी हैं कि आपके माध्यम से सार्वजनिक हों, जिससे कि सभी होटल या रेस्टोरेंट मालिकों तक ये पहुंच सके। डीग कस्बे में जहां एक और कोविड-19 के चलते सरकारी आदेशानुसार अनलॉक 1 के तहत छूट दी गई है, तो वहीं लोग बेपरवाह होकर सड़क और बाजारों में बिना मास्क के घूमते नजर आने लगे हैं। वहीं लोगों द्वारा बैंकों व ई-मित्र केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसे देखते हुए उपखंड अधिकारी सुमन देवी के निर्देश पर तहसीलदार सोहन सिंह नरूका ने कस्बे के गणेश मंदिर, मेला मैदान, नई सड़क व लोहा मंडी सहित मुख्य बाजार में कार्रवाई करते हुए बिना मास्क दुकानदार व ग्राहकों के चालान काटे गए। जैसा कि आपको विदित है, आज अनलॉक 1 शुरू होने के पश्चात लोगों को कोरोना महामारी के प्रति
थोड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इसी लापरवाही को देखते हुए आज डी के बाज़ारों में कार्रवाई की जा रही है और जो लोग बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं उनकी भी, और जो लोग बिना मास्क के बाज़ार में इधर उधर घूम रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी बिना मास्क के बाज़ार में नहीं घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और कोरोना महामारी के जो भी एडवाइजरी जारी की हुई हैं उनका पालन करें। अलीगढ़ श्रमिक विकास संगठन के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के मानिक चौक स्थित स्क्रैप कारोबारी की मृत्यु के कारणों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर एक जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ के समाचार पत्रों के माध्यम से जो पता चला है कि अलीगढ़ के मानिक चौक स्क्रैप कारोबारी देवेंद्र वार्ष्णेय के उपचार न मिलने के कारण जो मौत हुई थी, इस पर प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद से अब तक मृत्यु के कारणों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी अलीगढ़ श्रमिक विकास संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। संजीव कौशिक, सदस्य राष्ट्रीय समन्वय समिति श्रमिक विकास संगठन आम आदमी पार्टी अलीगढ़। जो प्रकरण आज से करीब 15 दिन पूर्व एक प्रकरण हुआ था जिसमें स्क्रैप कारोबारी की मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु, जिनको इलाज ना मिलना सबसे मेन कारण था, जिसके ऊपर उनके पुत्र ने भी आवाज़ उठाई थी और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। उसके बाद प्रशासन ने जांच बैठाई और ये कहा गया था कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, अपितु 3 लोगों को नोटिस इशू कर दिया गया और नोटिस देते समय भी ये कहा गया था कि 2 दिन के अंदर आपको अपना उसमें जवाब प्रस्तुत करना है। तो 25 तारीख से अगर 28 तारीख लगा दीजिए और हम आज 8 तारीख पे बैठे, करीब 15 दिन हो गए हैं। रिपोर्ट ना तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, ना ही उन तीनों डॉक्टरों ने अभी तक अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि उसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं अधिकारियों को बचाया जा रहा हो, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे ही देखने को मिला है कि हमेशा ही अधिकारी बच जाते हैं। अब हमारी मांग है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करा जाए। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है और उसमें अधिकारी दोषी नहीं है तो हमारी मांग है कि आप उन पर कार्रवाई मत करिए, और अगर उस रिपोर्ट में वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर मांगें आपकी पूरी नहीं होती है, अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम 10 दिन बाद फिर यहाँ करने पर बैठेंगे, लेकिन इस मामले को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुँचेगा। अनलॉक 1 में सरकार के द्वारा दी गई छूट के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल तो है, पर दहशत इनके साथ साथ चल रही है। वहीं 8 जून से धर्मस्थलों के साथ साथ होटलों में भी राहत दी गई है, परंतु राहत नियम अनुसार ही है। इसी दौरान अलीगढ़ के भी रेस्टोरेंट की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वे अपने होटलों में साफ सफाई के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिछले 2 महीने से लगातार बंद पड़ा कारोबार अब कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सुकून देगा। इधर सेंटर पॉइंट की कुछ होटलों में सैनिटाइजर किए जा रहे हैं, साथ ही बैठने की व्यवस्था भी दूर दूर की जा रही है। होटल संचालक का कहना है कि अब उन्हें नियम अनुसार ही अपने होटलों के खाने की व्यवस्था बेहतर रखनी होगी। इधर स्टाफ को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए अलग पोशाक बनवाई गई है और होटल में एंट्री करते वक्त सभी ग्राहकों को सैनिटाइजर व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 8 तारीख से रेस्टोरेंट होटल्स को खोलने की कुछ शर्तों के साथ सरकार ने परमिशन दी है, जिसके तहत हम तैयारियां करा रहे हैं। पूरे रेस्टोरेंट को सैनिटाइज कराकर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि बताया गया उस हिसाब से टेबलें हमने नंबर ऑफ़ टेबल्स सिटिंग अरेंजमेंट को आधा कर दिया है और बीच में हर टेबल के बीच में हम प्लांट्स लगा रहे हैं, प्लांटर लगा के, और जो हम सर्वे करेंगे वो हमारी एज पर कस्टमर चॉइस होगी। वैसे तो हम पूरी अपनी क्रॉकरी को डेली पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से भी धोएंगे। सब्जियां जो आती हैं उसको भी हम लाल पानी की दवाई जैसे हम बोलते हैं उसमें थोड़ी देर आधे घंटे के करीब रखने के बाद तब कुकिंग कराएंगे। मास्क वगैरह लगा के जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके तहत जो उन्होंने मैसेजेस गवर्नमेंट ने दिए हैं उन मैसेजेस के पोस्टर बनवा के लगवा रहे हैं। किसी भी ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति को या छोटे बच्चे को हम रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं देंगे। बाहर सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजिंग स्टैंड लगा रहे हैं। अंदर अगर कस्टमर चाहता है कि हमें डिस्पोजल बर्तनों में क्रॉकरी में कुछ खाना है तो हम उसको डिस्पोजल भी प्रोवाइड कराएंगे। वैसे हमारी क्रॉकरी पूरी तरह सेफ रहेगी। तो बिजनेस को कारोबार कैसा मान रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए कारोबार तो बस इतना ही रहेगा कि गुजारा हो जाए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं क्योंकि कुछ तो पब्लिक भी नहीं चाहती कि हम ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाएँ आएँ बाहर का खाएँ, और कुछ क्योंकि आर्थिक व्यापारिक स्थिति अच्छी नहीं है, लोगों के व्यापार नहीं है, बहुत दिन से 3 महीने से लगभग घरों में हैं, तो फिजूल खर्ची से आदमी बचेगा, सिर्फ घर के खर्चे चलाएगा। अभी तो हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी पूरी तरह से, अभी गाइडलाइंस आएंगी
सब पता चले उस हिसाब से हमें कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से गाइडलाइन के हिसाब से फिर वर्क किया जाए, उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करें। नुकसान की जो भरपाई कर पाएंगे पिछले महीने? प्रॉब्लम तो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है, कस्टमर निकलेगा नहीं, बिजली के लेबर का ये सारे खर्चे, EMI पे करना, ये सारे खर्चे करने कस्टमर को बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? अमित बाबू, रेस्टोरेंट और इगलास क्षेत्र के गांव तेहरा मुंज निवासी एक सैनिक महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोलिंग के दौरान जिप्सी पलटने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं शनिवार की रात उपचार के दौरान उसकी मौत भी हो गई। जानकारी के अनुसार अमित कुछ दिन पहले प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र गया था। 27 मई को वह 3 अन्य साथियों के साथ पुणे नागपुर मार्ग पर जिप्सी से पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। इस दौरान रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक ने जिप्सी में साइड से टक्कर मार दी, जिससे जिप्सी खाई में पलट गई। चारों सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सिर में गंभीर चोट आने पर अमित का शनिवार को ऑपरेशन हुआ था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आज सुबह आर्मी की बटालियन द्वारा शहीद सैनिक अमित चौधरी के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। वहीं शहीद की शव यात्रा के दौरान गांव के युवाओं ने अमित चौधरी अमर रहे के नारे भी लगाए। इंडियन आर्मी जैसी संस्था कहीं नहीं है, और ये बच्चा था जो कि ये बहुत बहादुर था और पलटन का माना हुआ बॉक्सर था। माँ बाप ने तो अपने बेटे को खोया है, लेकिन हमने बेटे से भी ज़्यादा कोई जवानों को खोया है। इसका अफसोस है, समय का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये बच्चा था बहुत तगड़ा बॉक्सर और बहुत तगड़ा बहादुर लड़का था, ईमानदार और सच्चा। और इसके लिए हर समय हमारी यूनिट ये गार्ड हमेशा इसके लिए खड़ी रहेगी, इसके बच्चों के लिए, और इसके लिए हमेशा हम इसके साथ रहेंगे। और इनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यूनिट से संबंध बनाए रखें, यूनिट से संबंध न तोड़ें। बच्चा नहीं गया, बेटा तुम्हारा नहीं गया, कहीं नहीं गया, यूनिट से हमेशा यूनिट तुम्हारे लिए, जो बच्चे के लिए, इनके बच्चों के लिए भी है। ओके। किस तरीके का हादसा हुआ था सर? हादसा तो मैं था नहीं। साथियों, आज बड़ा हमारे बीच अमित चौधरी, जो भारतीय सेना में सिपाही थे, कर्मठ योद्धा थे, वो पेट्रोलिंग करते समय गाड़ी पलट गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और वह शहीद हो गए। साथियों, आज इगलास विधानसभा में उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। आज सभी गांव के और इगलास विधानसभा पूरी लोकसभा के लोग जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और आज उन्होंने सबने अपना तहे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा मैं ऐसे वीरों को नमन करता हूं जिनकी वजह से हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा हो, चीन की सीमा हो, और चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, सियाचिन का युद्ध हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो। इस तरह के हमारे वीर योद्धा हमारे बीच हैं जो देश की सेवाएं कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो हम आराम से सोते हैं। अगर हम आराम से सोते हैं तो वो रात में जगते हैं, वो रात में जगते हैं तो हम आराम से सोते हैं। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के सफाई एक कार्यकर्ता शहीद परिवार के साथ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस इगलास विधानसभा में सबसे ज़्यादा जाट समुदाय रहता है। मैं जाट समुदाय का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और उनके साथ मैं पवन बिलवारा जिला मंत्री, मैं सदैव उनके साथ तैयार खड़ा हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके परिवार के साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। नमस्कार। शासन के आदेश पर डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर एसडीएम इगलास अंजनी कुमार सिंह ने सीओ व एसओ इगलास के साथ पुलिस थाना इगलास के धार्मिक स्थानों को खोले जाने को लेकर आज धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी को एक साथ आकर इस लड़ाई को जीतना है, और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और वो प्रशासन के साथ खड़े होकर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही बैठक में मौजूद सभी धर्मगुरुओं ने एसडीएम को आश्वासन दिया कि वे प्रशासन के साथ हैं, जिससे कोरोना को हराया जा सके। थाना इगलास परिसर में मैंने उसी सामने बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से जो धर्मगुरु हैं सभी संप्रदायों को उनको बुलाया गया था, और जो अनलॉक 1 है जिसके संबंध में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किस तरह से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोले जाएंगे, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल पालन किया जाना है, इसके संबंध में हमने विस्तृत विचार विमर्श किया और लोगों को बताया कि अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोलते हैं तो एक तो गेट पर आपको सैनिटाइज़र रखना होगा, थर्मल स्कैनर रखना होगा, और जो मास्क लगा के आएगा उसी को आप प्रवेश देंगे।
एक समय में केवल अधिकतम 5 व्यक्ति मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर रह सकते हैं। इन सारी बातों को शेयर किया गया इन लोगों से और सबको निर्देशित किया गया कि अगर आप अपना मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा खोलना चाहते हैं तो इसका अनुपालन हर हालत में आप सुनिश्चित करेंगे। तो नहीं, उस पर हम बहुत कड़ी निगाह रखेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देश दुनिया में कोरोना वायरस के कारण राजनीतिक पार्टियां अभी राजनीति करने में कहीं ना कहीं पीछे हैं। इधर सोशल मीडिया के माध्यम से बसपा सुप्रीमो को भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में लेते हुए बसपा के पूर्व मंडल प्रभारी आशीष कुमार ने पूरी तरह फर्जी व बेबुनियाद बताया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि विपक्ष बहुजन समाजवादी पार्टी को बदनाम करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और वह आने वाले वक्त में पार्टी की बेहतर भूमिका से परेशान है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि बसपा बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार निराश है और वह शासन बेहतर रूप से नहीं चला पा रही है। दलित शोषित वंचित हमारे जो भाई बहन हैं इस समय इतने उत्पीड़न इन लोगों का हुआ है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, कि इसका कोई जवाब नहीं है। आप भी देखो, ये जानते हैं, पूरे मीडिया में तो देखिए जानती हैं और भली भांति पूरी सरकार इससे भयभीत भी है इस बात को लेकर के शायद आने वाले चुनाव में के वोट देंगे नहीं देंगे। लेकिन इनके अत्याचार इतने चरम सीमा पर बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई ताह नहीं है। और रहा सवाल देखिए इस बात का कि आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अभी लॉकडाउन जब हुआ तो सरकार ने, राज्य सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा जो उद्योगपति हैं उन लोगों के लिए सारे रास्ते लेके खोली, जितने भी रास्ते हैं उन लोगों के लिए उनको साफ कर दिए। लेकिन हमारे लोगों को क्या मिला, SC BC के लोगों को क्या मिला, मुस्लिम समाज के भाइयों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और हमारे जो समाज के और मुस्लिम भाई समाज के और बैकवर्ड समाज के जो हमारे भाई हैं, माता बहन हैं, उन लोगों को सिवाय नुकसान के और सिवाय भूखमरी के रास्ते पर आप भी देख रहे थे लॉकडाउन में। और अब भी देखो इस समय अब भी लॉकडाउन देखो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन कोई ख़त्म हो गया हो, ये तो अब सावधानी अपने हाथ में है। जब सरकार ने बिल्कुल इस बात की अपेक्षा कर रखी है, जब सरकार के पूरे कदम टूट चुके हैं हर तरीके से कि हम मदद नहीं कर पाएंगे हर आदमी की, तो इस वजह से सरकार ने ये जानबूझ के लॉकडाउन खोला है। तो मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलवाता हूँ कि हमारे जो भी बैकवर्ड के दलित शोषित वंचित और हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, इस लड़ाई को वो मेरे हिसाब से शायद अपने ही तौर से पूर्ण तरीके से निभाएंगे। लगातार कोरोना वायरस की जंग में अपना सहयोग प्रदान करने वाली पुलिस आपदा प्रबंधक यूनिट अलीगढ़ अपनी जान पर खेलकर अपना कार्य लगातार करती आ रही है। वहीं इस यूनिट के कार्य को देखते हुए अलीगढ़ के ध्वजबंधन मंच के माध्यम से पुलिस आपदा प्रबंधक यूनिट अलीगढ़ को PPE किट प्रदान की ताकि वे अपना कार्य और भी सुरक्षित होकर कर सके। वहीं ध्वजबंधन मंच के पदाधिकारियों ने इस विषय में कहा कि आज अलीगढ़ में लगातार अपनी बेहतर भूमिका निभाने वाले ये लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये पुलिस आपदा प्रबंधन यूनिट जो विभिन्न जब से लॉकडाउन हुआ जब से ये कार्य कर रही है और देख रहे हैं कि आप हमारा शहर रेड जोन में आया हुआ है और लगातार कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, तो इस चीज़ को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए हमारे आहुति संस्था के प्रयासों से ये हम लोगों के सुरक्षा के लिए PPE किट प्रदान की गई है, इसके हम उनके आभारी हैं। तो कैसे पहनेंगे, कब पहनेंगे? ये जब कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है, कोरोना का मरीज कहीं निकलता है या कहीं कोई ऐसे संक्रमित मरीज कहीं कोई सूचना होती है जाना पड़ता है हम लोगों को, उस समय इस चीज़ों को पहन जाए। जी, आज क्या किया गया आपके संगठन में? हमने ये आपदा प्रबंधन यूनिट बन्ना देवी थाने की है। इन बच्चों के लिए जब ये सेंसिटिव पॉइंट पर जाते हैं तो अपने को थोड़ा सा डर महसूस करते हैं कोरोना के लक्षण कहीं टच ना हो जाएं, तो इन लोगों के लिए एक डिमांड थी, इच्छा थी, तो हमने सभी 12 की टीम को एक PPF किट तैयार दिए हैं, पूरे कंप्लीट नीचे से लेकर ऊपर तक का सब कुछ कवर होगा। PPE किट तैयार किए हैं जिससे किसी सेंसिटिव पॉइंट जाने को डर न लगे और घर जाके इसको सैनिटाइज करके किसी एक बाहर धूप में सुखा दें, 2 4 6 बार ये काम आ जाएगी, उसके बाद परमानेंट तो काम नहीं है। किस संगठन का नाम है, क्या किस संगठन? ध्वजबंधन मंच। कौन कौन लोग मौजूद रहे हैं आज? जी हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ। आप हमारे महासचिव जी हैं, LD हैं, आप हमारे भैया सिंह जी लोग आए हैं, हमारे कोषाध्यक्ष नाम बता दो। गिरिराज किशोर बाबा और लोग।
थाना राया के सामने राशन से लदा ट्रक छोड़कर चालक भाग निकला, जिसमें भरा राशन संदिग्ध माना जा रहा है, तो वहीं पूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली भी संदिग्ध दिख रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रक संख्या HR 69D4311 कई घंटों से थाने के सामने खड़ा हुआ था, जिसमें राशन सामग्री भरी बताई जा रही है। जिसकी जानकारी पूर्ति विभाग को हुई तो टीम मौके पर पहुंची, किंतु घंटों तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जब पुलिस ने थाने के सामने लावारिस ट्रक खड़ा देखा तो पुलिस हरकत में आई, किंतु कोई भी जानकारी ट्रक स्वामी और उसमें भरी सामग्री की नहीं हो सकी। बताया यह भी गया कि पूर्ति विभाग की टीम एक अस्थायी ड्राइवर की मदद से ट्रक को एक ढाबे से थाने तक लेकर आई थी। तो मुंह का पता नहीं, कटपते तो लेके जा पाते कौन ड्राइवर छोके बाजू दे क्या कटपते आप क्यों लेके आए? ड्राइवर छोके बाजू दे मुंह बुला के लाए इंस्पेक्टर साहब हैं जी रे, काहे के इंस्पेक्टर हैं ये जी रे, मुंह का पता काहे के पूछो बोलने। अच्छा, तुम्हें कौन लेके आया ये तो बताओ। इंस्पेक्टर साहब लाए बोरे। कौन इंस्पेक्टर? तो बोरे को गाड़ी में बैठे मुझे पूछ लियो, बोल जाना कहते मैं पका दी। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई नई गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। लगभग 11 हफ्ते हो गए सभी धार्मिक स्थलों को बंद किए हुए। कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन मंदिर खोलने को लेकर आई थी, उसी को लेकर आज 8 जून को भारत के सभी मंदिरों को खोले जाने की बात कही, जिसमें ब्रज क्षेत्र के ज़्यादातर मंदिरों के पट मंदिरों के प्रबंधकों द्वारा नहीं खोले गए, लेकिन कोसी कला के सभी मंदिर आज खुले और मंदिर प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई, जैसे कोई भी भक्त भगवान के दर्शन करने से पहले उसके चित्रपट को स्पर्श ना करे और जो घंटी मंदिर में लगी होती हैं उनको भी ना छुए। हम जो है बहुत महीनों में मंदिर आए हैं, आज जो पहली बार मंदिर खुले हैं, इसलिए हम बहुत महीनों में जो मंदिर आए हैं बहुत अच्छा लगा भगवान जी की पूजा करने में। और इधर जो है सब लोग जो है आदेशों का पालन कर रहे हैं और इधर मंदिरों में सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। हमने मंदिर तो खोल दिया है, मूर्तियों तक कोई हाथ नहीं लगा रहा, ना घंटों से हाथ लगा रहा, दूर से दर्शन करो राधे कृपा से, घंटों भी उन्होंने ऊपर टांग दिया सब और मेज फेज सब लगा दिया, कोई अंदर नहीं जा रहा, दूर से दर्शन करते रहो और अपने चलते रहो राधे। तो यहाँ पे जैसे एक दूसरे के करीब तो नहीं आ रहा कोई भी ना, एक दूरी बनाए रखे हैं, दूरी चल रही है। अभी मंदिर परिसर को भी सैनिटाइज भी किया गया था। हाँ, अभी कुछ देर पहले किया गया है, नगर पालिका के टैंकर वगैरह से वो करके गए अभी सैनिटाइजर जो पैक्स है। कौन सा मंदिर है ये राधा वल्लभ मंदिर है। कोसी कला नगर पालिका द्वारा गांधी चिकित्सालय का लगभग 9 लाख रुपए की कीमत से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जब नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर ने चेयरमैन पद की शपथ ली, तब उन्होंने गांधी चिकित्सालय को दोबारा चालू करवाने के लिए सभी शहरवासियों से कहा था। आज वह सपना 2.5 साल बाद पूरा होने जा रहा है। 1972 में नगर पालिका चेयरमैन चौधरी हनीफ सिंह के द्वारा इनको बनवाया गया और इसमें मात्र 1 रुपये में एक व्यक्ति का इलाज होता था। लगभग 48 साल बाद इसका जीर्णोद्धार नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर बैठेंगे। इसके अलावा कोसी कला के वरिष्ठ समाज सेवी PC जैन दहगांव वाले की तरफ से इसमें एक डायलिसिस मशीन लगाई जाएगी, जिसमें यहाँ के लोगों को बहुत कम कीमत पर इलाज मिल सके और कहीं भटकना भी ना पड़े। ये हमारे कोसी कला के लिए और कोसी कला के जो आसपास हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब भाई उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है और खुशखबरी है। गांधी चिकित्सालय को हम 9 लाख रुपए से इसका जीर्णोद्धार फिलहाल हम कर रहे हैं, आगे फिर और पैसा लगाने हैं। जीर्णोद्धार में हमारा मकसद ये है कि इसकी जो खिड़कियां हैं, AC है और हमारी बाउंड्री है और जो प्लास्टर ख़राब हो गया है, यानी पूरी तरह से हम इसको 9 लाख रुपए में इसकी बिल्डिंग को सही करेंगे। गांधी चिकित्सालय पिछले लगभग 7 साल पहले बंद कर दिया था और इसको दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। गरीबों के लिए 1 रुपये में या 5 रुपये में जो कम से कम हमारी जो फीस होगी वो बोर्ड के द्वारा रखवाएंगे। इसके अंदर हम आपको फर्स्ट एड देंगे। कोई भी गरीब तत्काल आएगा, फर्स्ट एड के लिए आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। साथ में हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी हम इसमें शुरू कर रहे हैं। एक कमरा हमारा आयुर्वेदिक के लिए चल रहा है, उसी को बड़े स्तर पर शुरू करेंगे। यानी आयुर्वेदिक दवाएं भी आपको यहाँ मिलेंगी और एलोपैथिक दवाएं भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। साथ में जो हमारे यहाँ के समाज सेवी हैं, चाहे कोसी कला हो, दिल्ली हो, जो आसपास जो मेरे जानकार हैं, मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे निवेदन किया है और मुझे भरोसा है हम जल्दी यहाँ पर एक डायलिसिस की मशीन लगवाएंगे। कम से कम पैसे में डायलिसिस होगा। जैसे हमारे मिस्टर PC जैन भाई साहब हैं, जिसको पूरी कोसी प्यार करती है, मैं भी करता हूँ, एक अच्छे दानवीर भी हैं, उनसे बात की है, उन्होंने बोल दिया है कि मैं डायलिसिस मशीन दूंगा।
और भी कई लोग हैं जो डॉक्टरों की फ़ीस देने को तैयार हैं। 2-3 डॉक्टरों से मैंने निवेदन किया है, वो भी तैयार हो गए कि 2-2, 3-3 घंटे हम सर्विस देंगे, यानी जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। इसीलिए उनके लिए हमें यहाँ पर मेज़, कुर्सी, टेबल, एसी सब व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी जिसको कि यहाँ पर आसानी से इलाज मिल सके, कम पैसे में मिल सके, ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए भी। ये मेरा चुनाव में ही वादा था कि इस हॉस्पिटल को जब मैं आऊँगा तो ज़रूर चालू कराऊँगा। आज 2-2.5 साल के अंदर अंदर हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, फिर मशीनें लाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये हॉस्पिटल अच्छा चलेगा और मैं अपनी तरफ से अपने नगरवासियों को और आसपास की जो क्षेत्र की जनता है, जो कोसी से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि ये हमारा हॉस्पिटल दोबारा शुरू हो और कम पैसे में इलाज लोगों को मुहैया करा सकें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।